हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सरकार ने जीएसटी में आईटीसी के प्रोविजंस में बहुत कुछ चेंज किया है और वो अमेंडमेंट्स 1 अक्टूबर 2022 मतलब आज से इफेक्टिव हुए हैं। तो समझते हैं कि ये क्या चेंज किया है सरकार ने, क्या अमेंडमेंट लेके आई है और इससे अब आईटीसी के फ्री फ्लो पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो सरकार ने आईटीसी के प्रोविजंस में इतनी अमेंडमेंट्स की क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण मैचिंग के प्रोविजंस। ओरिजिनली जो जीएसटी की स्कीम एनविसाज थी उसमें मैचिंग के प्रोविजंस रखे गए थे। मेरा सप्लायर अपनी आउटवर्ड सप्लाई इंडिकेट करेगा, मैं अपनी इनवर्ड सप्लाई इंडिकेट करूंगी, मैचिंग होगी और इस तरह से जीएसटी वर्क करेगा। लेकिन हमें पता है 5 साल बीत जाने के बाद भी ये मैचिंग के प्रोविजंस कभी फंक्शनल हो नहीं पाए, ये कभी पिक्चर में आए ही नहीं। अगर ये फंक्शनल हो जाते तो एक रेसिपिएंट को आईटीसी कैसे मिलता? पहले जो रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम करता वो उसका प्रोविजनल आईटीसी होता, उसे प्रोविजनली दिया जाता। नेक्स्ट मंथ उस आईटीसी को सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाई से मैच किया जाता, सेक्शन 42, और उसके बाद वो क्रेडिट फाइनलाइज होता। इस तरह से उस मैचिंग के प्रोविजन को वर्क करना था। और एक बार जब वो क्रेडिट फाइनल हो जाता तो फिर अगर डिपार्टमेंट उस क्रेडिट को रिवर्स करवाना चाहता तो ओनर्स डिपार्टमेंट के ऊपर होता कि वो कुछ रीजंस शो करे कि वो आईटीसी क्यों रिवर्स होना चाहिए। लेकिन ये मैचिंग के प्रोविजंस तो कभी वर्क किए ही नहीं। दूसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट्स आए हैं वो है जो ये जीएसटी में फेक क्रेडिट, फेक इनवॉइस, बोगस इनवॉइस कि जो ये रैकेट्स चल रहे हैं, जिस मैग्नीट्यूड पर ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पुराने टैक्स लॉज में ये नहीं होता था, लेकिन जीएसटी में जिस मैग्नीट्यूड पर इसे पाया जा रहा है, उस इविल को कर्ब करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए सरकार को अपने पास कुछ पावर चाहिए थी, कंट्रोल्स चाहिए थे कि वो रूल्स वगैरह बनाकर इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन कर सके। उसके लिए सरकार ने अब इन अमेंडमेंट्स के द्वारा बहुत सारे एनेबलिंग प्रोविजन डाले हैं। एनेबलिंग प्रोविजन मतलब वो प्रोविजंस जो अब सरकार को एनेबल करते हैं, अलाउ करते हैं, एम्पावर करते हैं कि अब वो इन फेक इनवॉइस वगैरह पे कंट्रोल अपना ला सके, रूल बना के, नोटिफिकेशन जारी करके। तो इन दो कारण की वजह से इस पूरे आईटीसी के मैकेनिज्म में ये अमेंडमेंट्स लेके आए। सबसे पहले तो इन्होंने मैचिंग के प्रोविजंस ही हटा दिए, मैचिंग के प्रोविजंस को खत्म ही कर दिया है, ओमिट कर दिए हैं वो मैचिंग के सेक्शंस। अब मेरा सप्लायर जो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज शो करेगा वो ऑटो पॉपुलेट होकर मेरे पोर्टल पर नहीं आएगी, वो अपने आप मेरे पोर्टल पर नहीं शो करेंगी। रादर अब जीएसटीएन मुझे एक स्टेटमेंट देगा। अब मेरे पास, रेसिपिएंट के पास एक स्टेटमेंट आएगी। मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूं कि ये स्टेटमेंट में क्या आएगा और कैसे आएगा। ये जो स्टेटमेंट आएगी अब एक रेसिपिएंट के पास, उसके दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट तो वो होगा
वो क्रेडिट आपको बताया जाएगा जिसमें आपको वो क्रेडिट अलाउड है, अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हो। इट इज मे बी अवेलेबल, मतलब वो क्रेडिट आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट टू कि आप सेक्शन 16(2) की जो कंडीशंस हैं उसे फुलफिल करो। वो क्या कंडीशंस हैं? आपके पास माल आया हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, वो आपके पास टैक्स इनवॉइस वगैरह हो, वो जो भी सेक्शन 16(2) की कंडीशंस हैं, अगर आप उसे पूरा करते हो तो वो वाला जो क्रेडिट है वो आपको अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। ये हुआ स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट कि इतना क्रेडिट तो आपको भाई अलाउड है, आप सब्जेक्ट टू आप बाकी कंडीशंस पूरी करते हो जब तक जो सेक्शन 16(2) में दी है हमें पता है, तो आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरेस्टिंग और नई बात जो है वो ये है कि इस स्टेटमेंट का एक दूसरा पार्ट होगा और इस दूसरे पार्ट में वो आपको ये बताएंगे कि आपका ये क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट होगा, और वो क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट किन ग्राउंड पे होगा वो उन्होंने बता दिया है। पहला ग्राउंड इसमें क्या है? मान लीजिए मेरे सप्लायर ने नया रजिस्ट्रेशन दिया है, तो सरकार ने अपने पास पावर रख ली है कि वो बता सकते हैं कि किस सप्लाई के केस में कितने पीरियड तक वो इस क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब किस सप्लाई के केस में और कितने पीरियड तक वो सप्लायर जिसने नया रजिस्ट्रेशन लिया है वो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएगा। यह है पहला ग्राउंड। दूसरा, सप्लायर के पास जो इनवर्ड सप्लाई आई है उसने उससे ज्यादा क्रेडिट ले लिया है, तब वहां पर भी सरकार ये बता सकती है कि कितना ज्यादा क्रेडिट लेने पर वो सप्लायर आगे अपने रेसिपिएंट्स को क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएगा। तो सरकार के पास अब पावर है, वो ये लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि अगर मेरे सप्लायर ने क्रेडिट ज्यादा ले लिया है, जितनी उसके पास इनवर्ड सप्लाई आई थी उससे ज्यादा ले लिया है, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा, तो वो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएगा। तीसरा ग्राउंड क्या हो सकता है? मेरे सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई तो ज्यादा दिखाई लेकिन टैक्स कम जमा करवाया, तो अब सरकार के पास ये पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर देगी कि अगर इतना गैप हुआ आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो आपने शो की है और टैक्स पे किया है तो भी आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाओगे, वो उस क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। फोर्थली, अगर सप्लायर ने टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो वहां पर भी सरकार उसके क्रेडिट को पास ऑन करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कोई भी वो टाइम, जितना भी वो टाइम चूज करते हैं, 6 महीने तक टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट किया या जो भी उनका मन करे, तो वहां पर भी वो क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये हुए 4 ग्राउंड्स। फिफ्थ ग्राउंड, अगर आपको याद हो तो 1 जनवरी 2021 से रूल 86B CGST रूल्स से एक लॉ आया था कि अगर किसी टैक्स पेयर की एक फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो उसे मिनिमम 1% जो वो टैक्स की पेमेंट करेगा उसे कैश लेजर से करनी पड़ेगी। मतलब वो अपना पूरा टैक्स पेमेंट क्रेडिट से नहीं कर सकता, कम से कम 1% उसे वो कैश लेजर में कैश जमा करवा के वो टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये 1 जनवरी 2021 से रूल आया था, लेकिन तब इस रूल के पीछे स्टैट्यूट में, एक्ट में कोई बैकिंग नहीं थी। ये रूल बनाने के पीछे लॉ में कहीं ये प्रोविजन नहीं था, पावर नहीं थी। तो अगर ये रूल कोई चैलेंज करता तो शायद ये सस्टेन भी नहीं हो पाता। अब सरकार ने इसी बात का एक एनेबलिंग प्रोविजन बना दिया है।
सेक्शन 49 में एक सब सेक्शन 12 इंट्रोड्यूस कर दिया है, जहां उन्होंने ये कहा है कि स्पेसिफिक सप्लाईज के केस में वो ये फिक्स कर सकते हैं कि आप आईटीसी से कितने परसेंट टैक्स दोगे और आपको वैल्यू एडिशन पे इतने परसेंट टैक्स कैश लेजर से देना ही देना है। तो सरकार ने अब ये एनेबलिंग प्रोविजन बना दिया है, जो पहले उस रूल की कोई बैकिंग नहीं थी स्टैट्यूट में, अब सरकार ने स्टैट्यूट में ये स्पेसिफिकली प्रोविजन डाल दिया है। अब वो ये परसेंटेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस सप्लाई के केस में इतना परसेंट टैक्स आपको कैश लेजर से पे करना ही करना पड़ेगा। और आईटीसी रिस्ट्रिक्ट करने का भी यही फिफ्थ ग्राउंड है कि अगर उन्होंने ये प्रिस्क्राइब करा कि इतना परसेंट टैक्स आपको कैश में ही देना है इस सप्लाई के केस में, और अगर वो सप्लायर उसमें डिफॉल्ट करता है तो भी वहां क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, वो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएगा। और लास्ट ग्राउंड में सरकार ने अपने आप को पावर दे दी है कि वो स्पेसिफाई कर सकती है कि इस क्लास ऑफ पर्सन के केस में क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो अब इस नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो जीएसटीएन मुझे एक रेसिपिएंट को स्टेटमेंट देगा, उसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट वो जहां पर क्रेडिट अवेलेबल होगा मुझे, सब्जेक्ट टू मैं बाकी 16(2) की कंडीशंस फुलफिल करूं। दूसरा पार्ट वो जहां वो क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड होगा, जिसके 6 ग्राउंड्स हमने अभी अभी डिस्कस किए। अगर सप्लायर ने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर सप्लायर ने टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, सप्लायर ने क्रेडिट ज्यादा ले रखा है, सप्लायर ने आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी ज्यादा शो करी लेकिन टैक्स कम जमा करवाया, या फिर उसने डिफॉल्ट किया है, अगर प्रिस्क्राइब कर देते हैं उसे कि इतना परसेंट टैक्स उसे कैश में पे करना है, लेकिन अगर उसमें डिफॉल्ट करता है, और लास्टली कोई सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन वो जो भी वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उस केस में वो क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड होगा। यहां पर ये गौर करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे नोट करना, कि ये जो भी हमने ग्राउंड्स डिस्कस किए जिस पर भी क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, सेक्शन 39 के 2 में जो दिए हुए हैं, ये अभी सिर्फ और सिर्फ इनेबलिंग प्रोविजंस हैं। सरकार ने अपने आप को पावर दी है कि वो ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई नहीं है। सरकार के पास अब पावर है कि वो रूल्स के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा ये जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है इन्हें फिल कर सकती है, किस लिमिट पर वो कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पावर को एक्सरसाइज किया नहीं है। तो अगर एज ऑन डेट हम बात करें तो अभी तो एज सच कोई चेंज नहीं है, आईटीसी के मिलने में अभी तो कोई एज सच रुकावट नहीं है, कोई नई रुकावट जिसकी हम बात करें। और वो स्टेटमेंट में जो फर्स्ट पार्ट है कि ये क्रेडिट में भी अवेलेबल होगा, वो अवेलेबल होगा ही, सब्जेक्ट टू मैं बाकी कंडीशंस पूरी करूं, तो उस पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं है। वो क्रेडिट तो रेसिपिएंट को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, और अब ये जो क्रेडिट आप अपनी स्टेटमेंट में शो कर रहे हो, मुझे मे बी अवेलेबल शो कर रहे हो, तो अगर मैंने बाकी कंडीशंस पूरी कर दी, मेरे पास सप्लाई आई है, मेरे पास टैक्स इनवॉइस वगैरह है, बाकी कंडीशन मैं पूरी करती हूं, तो अब आप मेरे उस क्रेडिट को ये कहते हुए डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं, तुम्हारे पास तो ये सप्लाई आई ही नहीं, तुम्हारे सप्लायर ने तो गलत क्रेडिट लिया था या उसने फेक चालान चढ़ाया था। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, रेसिपिएंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर वो क्रेडिट उस स्टेटमेंट की फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है, मतलब वो वहां शो कर रहा है दैट इट इज अलाउड, और रेसिपिएंट बाकी कंडीशंस फुलफिल करता है, तो वो उस क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। और जो क्रेडिट मेरा रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आप शो कर रहे हो, वो तो रिस्ट्रिक्टेड होगा ही। तो अगर मैं इन नटशेल शॉर्ट में, इन पिथ एंड सब्सटेंस, मतलब एक्चुअली में ये अमेंडमेंट क्या हुई है, क्यों हुई है, इसे बताऊं,
तो सरकार ने बेसिकली अपने पास बहुत सारी पावर्स ले ली है, अपने आप को एनेबल कर लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अपने पास बहुत सारे कंट्रोल्स ले लिए हैं इस फेक इनवॉइस, फेक क्रेडिट के मेनेस को रोकने के लिए। उन्होंने अपने आप को पास बहुत सारे कंट्रोल्स ले लिए हैं। अगर तो वो इन पावर्स को प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, रैशनली यूज करते हैं, तब तो शायद ठीक है, लेकिन अदरवाइज सरकार ने इस तरह के मूव से कहीं ना कहीं जो जीएसटी की स्पिरिट थी, जीएसटी की आत्मा कह सकते हैं, जिस वजह से मेनली जीएसटी आया था, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, उसमें कहीं ना कहीं आप हर्डल्स क्रिएट करते जा रहे हो। अगर ये प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं हुआ तो आप बिजनेसमैन को लिक्विडिटी क्रंच में डाल रहे हो, जिससे ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। मतलब आप एक प्रॉब्लम रोकने जाओगे, ये फेक इनवॉइस वाली, लेकिन कहीं ना कहीं आप अदरवाइज ऑनेस्ट टैक्स पेयर, ऑनेस्ट बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल दोगे। अगर सरकार ने इसे प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं किया तो ये कहीं वही बात ना हो जाए कि अगर पिलियन सीट राइडिंग वाला टेररिस्ट गोली चला रहा है तो आप वहां पर पिलियन सीट राइडिंग ही बंद कर दो। लेकिन आज तो अभी हमारे सामने सिर्फ एनेबलिंग प्रोविजंस ही हैं। अभी तो इस पर और कुछ भी कहना सही नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये सब कैसे अनफोल्ड होता है, क्योंकि सही पिक्चर तो तभी पता चलेगी जब सरकार इस पावर को एक्सरसाइज करेगी, कोई रूल्स बनाएगी, कोई नोटिफिकेशन बनाएगी, इसे ग्राउंड रियलिटी बनाएगी, उस समय क्लियर पिक्चर निकल कर आएगी। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक बड़ा सवाल है कि सरकार ये जो एनेबलिंग प्रोविजंस लेकर आई है कि अगर मेरे सप्लायर का नया रजिस्ट्रेशन है तो क्रेडिट ब्लॉक कर दिया, या उसने क्रेडिट ज्यादा ले रखा है तो वो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएगा, टैक्स में डिफॉल्ट है तो वो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह, जो ये एनेबलिंग प्रोविजन सरकार लेकर आई है, क्या ये लीगली सस्टेनेबल है? क्या इनके बेसिस पर सरकार जो लॉ बनाएगी, जो रूल्स बनाएगी, जो पावर एक्सरसाइज करेगी, वो लीगली सस्टेनेबल होगी? मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर से एज सच अगर मैं सिर्फ इन एनेबलिंग प्रोविजंस को भी देखूं तो क्या ये लीगली सस्टेनेबल है? क्योंकि जीएसटी अल्टीमेटली एक वैल्यू एडेड टैक्स है, तो क्या आप इस तरह से क्रेडिट के फ्री फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? क्या ऐसा करना लीगली वैलिड है? क्या ये प्रोविजंस लीगल चैलेंज को सस्टेन कर पाएंगे? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो मैं यही कहूंगी, मेरे लीगल ओपिनियन में एज सच आज कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है कि अब आईटीसी मिलेगा ही नहीं, रेसिपिएंट का आईटीसी हर सिचुएशन में रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ये वो। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, फेक इनवॉइस, फेक बिलिंग, ये सब देखते हुए ये जो सरकार ने अमेंडमेंट्स लाए हैं, ये एक वेलकम मूव भी हो सकते हैं। अगर सरकार अपनी पावर प्रॉपरली एक्सरसाइज करे, रैशनली एक्सरसाइज करे, तो ये एक्चुअली में एक अच्छा कदम भी साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो डूबियस कैरेक्टर है, ये जो सप्लायर्स जिनसे हम सप्लाईज लेते हैं, हमें पता नहीं चलता वो किस तरह का कैरेक्टर है, तो उसके चक्कर में बोनाफाइड रेसिपिएंट्स को बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही थी, जो एक फैक्ट है। रेसिपिएंट क्रेडिट ले लेता था, डिपार्टमेंट अब उसके पास आता था कि आपने जो क्रेडिट लिया है वो गलत है,
आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया, वो अपनी जगह पर नहीं मिला, उसका डाउन द लाइन सप्लायर नहीं मिला, उसका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हो गया, आपके पास सप्लाई नहीं आई, फेक इनवॉइस है, उसने फेक चालान चढ़ाया था, वगैरह वगैरह। उसके चक्कर में एक बोनाफाइडी रेसिपिएंट्स को बहुत सारी हार्डशिप फेस करनी पड़ती थी। मान लो मैं बोनाफाइडी रेसिपिएंट हूं और मैं लिटिगेशन के लिए जाती और मैं अल्टीमेटली जीत भी जाती, लेकिन तब भी मेरी लिटिगेशन कॉस्ट और मेरी हार्डशिप्स, उसका क्या? कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट एक रेसिपिएंट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जेम्स बॉन्ड बन के घूमे और अपने एक एक सप्लायर को आइडेंटिफाई करे, वो ठीक है नहीं है, कहां काम करता है, क्या नहीं करता है, जिससे सभी बोनाफाइड रेसिपिएंट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इन अमेंडमेंट्स के बाद सरकार ने बहुत सारी पावर और कंट्रोल्स अपने पास ले लिए हैं। अब सरकार ने बहुत वाइड पावर्स अपने पास ले ली है कि वो सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें कोई ड्यूबियस कैरेक्टर, कोई गलत लगता है तो वो उसका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और मुझे उसकी इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड मिल जाएगी। तो अब मुझे पता होगा कि अच्छा मेरा ये सप्लायर सरकार की नजर में है, ये सही है नहीं है, इससे मेरा क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? मैं एज रेसिपिएंट उसकी 1 महीने तक टैक्स पेमेंट रोक दूंगी। जब तक मेरा क्रेडिट क्लियर नहीं होगा मैं उसकी टैक्स पेमेंट रोक दूंगी। तो मतलब मेरे ऊपर कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगी। तो इस तरह से एक एंगल से देखें तो बोनाफाइडी बायर्स को बहुत फायदा होगा। दूसरा, आपने अपने आप को इतनी वाइड पावर्स दे ली हैं तो अब आपकी क्वेश्चन करने की अथॉरिटी भी खत्म हो जाती है। जब सारी पावर आपके पास है, आप सप्लायर को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो बाद में आप आकर मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, आप मुझे परेशान नहीं कर सकते, मुझे तंग नहीं कर सकते। इतनी पावर होने के बाद अब आप आकर मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैं गलत हूं, यू आर रॉन्ग। तो अगर इन पावर्स को रैशनली सरकार एक्सरसाइज करती है तो बोनाफाइडी बायर्स को तो डेफिनेटली इससे बहुत फायदा होगा। लास्टली, सरकार एक सेक्शन 41 में अमेंडमेंट लेकर आई है, 41 के सबसेक्शन 2 में, कि अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो वो रेसिपिएंट से रिकवर कर लिया जाएगा विद इंटरेस्ट। मतलब अब 1 अक्टूबर 2022 से रेसिपिएंट पर लाइबिलिटी फास्टन कर दी है कि अगर सप्लायर टैक्स नहीं पे करता है तो वो रेसिपिएंट से रिकवर कर लिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या ये कोई नई बात हो गई है कि ऐसा कुछ पहले नहीं था, कोई नई बात हो गई है जिससे हमें एक्चुअली बहुत डरना चाहिए? सरकार ने अब मैचिंग के तो सारे प्रोविजंस हटा दिए और अब ये कह दिया है कि वो मुझे एक स्टेटमेंट देंगे और उस स्टेटमेंट में आप रेसिपिएंट को क्लियरली बता रहे हो सप्लायर ने टैक्स दिया है नहीं दिया है, सब कुछ। जहां उसने टैक्स नहीं दिया है आप जैसे भी प्रिस्क्राइब करते हो तो वहां तो आप मेरा क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर ही दोगे, और जो क्रेडिट आप मुझे अलाउ कर रहे हो, जो फर्स्ट कैटेगरी में स्टेटमेंट की फॉल कर रहा है, मे बी अलाउड, वहां पर क्या आगे चलकर आप मुझसे ये कह सकते हो कि ओहो नहीं, उस सप्लायर ने तो शॉर्ट पेमेंट की थी और इसलिए सेक्शन 41 के अंदर वो टैक्स हम आपसे रिकवर करेंगे? क्या आप ये कह सकते हो? क्या उस शॉर्ट पेमेंट के लिए जो सप्लायर ने की है, लेकिन वो वहां जहां क्रेडिट आप मुझे अलाउ कर चुके हो, बाद में आप मुझे वहां पर उसके लिए लाइबल कर सकते हो? क्या वो लाइबिलिटी आप मुझ पर फास्टन कर सकते हो? आपने एक स्टेटमेंट मुझे इशू करी, वहां पर आपने कह दिया दिस क्रेडिट मे बी अलाउड टू यू, सब्जेक्ट टू मैं बाकी कंडीशंस पूरी करूं सेक्शन 16 की, और मैं वो कंडीशंस पूरी करती हूं और उस क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो जाती हूं,
तो बाद में अगर आगे चलकर आपको मिलता है जो भी कि सप्लायर ने शॉर्ट पेमेंट किया है या व्हाटसोएवर, तो आप वो टैक्स की रिकवरी मुझसे नहीं कर सकते। You have to read section 41 in conjunction with section 16. आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि अभी ये सेक्शन पढ़ेंगे, अभी ये सेक्शन पढ़ेंगे। आपको इन कंजंक्शन उन सेक्शंस को पढ़ना है। और लॉ का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आप मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते जिसे मैं फुलफिल ही नहीं कर सकती। लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबलिया। आपने सारी पावर्स ले ली हैं कि आप अब सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करोगे। आपको कोई लगता है, किसी के उसमें डाउट आता है, कोई ड्यूबियस कैरेक्टर लगता है, तो आप वहां पर क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। तो बाद में मेरे पास आकर ये सवाल उठाना कि ये रिकवरी मुझसे क्यों ना कर ली जाए क्योंकि उसने शॉर्ट पेमेंट की है, ये सही नहीं है। आपको बाद में कुछ पता चलता है तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। तो अनलेस एंड अनटिल आप ये प्रूव करो कि मेरी उस सप्लायर के साथ कनाइवेंस है, आई वॉज हैंड्स इन ग्लव्स उसके साथ, उस सप्लायर के साथ, आप वहां पर मुझसे रिकवरी नहीं कर सकते। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि आईटीसी के प्रोविजंस में बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, नो डाउट, लेकिन मेजरली तो अभी सिर्फ एनेबलिंग प्रोविजंस ही है। अभी जब तक उन पावर्स को सरकार एक्सरसाइज नहीं करती, एज सच लीगल पोजीशन में कोई मेजर चेंज नहीं है। वो जब होगा तब पता चलेगा। और ऑल इन ऑल अगर सरकार इन पावर्स को रैशनली एक्सरसाइज करे तो ये बोनाफाइडी बायर्स के लिए एक अच्छा कदम भी हो सकता है, उनके फायदे में भी ये बात जा सकती है। और अब आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गया है, रेसिपिएंट से रिकवर कर लेंगे अगर सप्लाई टैक्स पे नहीं करता किसी भी सिचुएशन में, ये सब इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक बिजनेसमैन इस तरह की बातों से ना डरे। लॉ की रीडिंग से ऐसा कोई मतलब कहीं निकल कर नहीं आ रहा, लेकिन अगर कहीं इन पावर्स का मिसयूज होता है या कोई ऐसी दिक्कत आती है तो कोर्ट्स के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हुए हैं, जहां से हमें रिलीफ डेफिनेटली मिल जाएगा, जस्ट इन केस अगर हमें जरूरत पड़ी तो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।